हेलो बच्चों, हम जैसा कि पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे फैराडे के लॉ के बारे में। किसके बारे में? फैराडे के लॉ के बारे में। फैराडे ने 2 लॉज दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर के, तो एक एक करके हम उसके दोनों लॉज को पढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे बहुत सी चीज़ें आगे बेस्ड हैं। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे और उसके बाद अगर कोई रिएक्शन हो तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। यही था इलेक्ट्रोलिसिस में। हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद ये प्लस वाले से जुड़ी हुई है बैटरी और ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये माइनस वाली साइड से जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर जो हमारा ये सॉल्यूशन है, ये मान के चलो, आज मैं एग्जांपल ले रही हूँ NaCl का, तो ये मान के चलो NaCl जो है ये लिक्विड फॉर्म में या द्रव अवस्था में मेरे सेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं बिजली ऑन करूँगी तो इसके ऊपर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस तरफ जाएगा? नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा। और Cl नेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये किस तरफ जाएगा? प्लस वाले की तरफ जाएगा। तो Na पॉजिटिव इधर जाके जमा हो जाएगा, Cl नेगेटिव इधर जाके जमा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? Na पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेकर सोडियम में बदल जाएगा। इसी तरह यहाँ जो Cl है उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन माइनस करके Cl में बदल जाएगा और 2 Cl आपस में जुड़ के Cl2 गैस बना लेंगे। ये गैस है और ये सॉलिड है, ठीक है। Cl2 गैस है तो यहाँ पर क्या होगा? गैस निकल जाएगी बाहर और जो सोडियम है ये सॉलिड है तो ये यहाँ जमा हो जाएगा। ये हो गया जमा। तो ये इसको क्या कहेंगे? इसने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसको कहेंगे रिडक्शन। और Cl के पास एक्स्ट्रा थे तो ये इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। इसीलिए ये एनोड है और ये मेरा कैथोड है। तो अब यहाँ सॉलिड जो है सोडियम जमा हो गया है और यहाँ Cl2 गैस निकल गई है, बाहर उड़ गई है। तो अब फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज़ इस वाले इलेक्ट्रोड पे या इस वाली इलेक्ट्रोड पे जमा हो या गैस बन के निकल जाए, ये किस बात पे निर्भर करता है? भाई कितना सोडियम यहाँ जमा होगा और कितनी Cl2 गैस निकलेगी, ये किस बात पे निर्भर करता है? किस बात पे डिपेंड करता है? कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसको दी, इस बात पे निर्भर करता है कि कितना सोडियम यहाँ जमा हुआ, मात्रा क्या रहेगी यहाँ जमा होने की या निकलने की, उस चीज़ की किस पे निर्भर करती है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी। अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा मात्रा में यहाँ सोडियम जमा होगा और उतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ क्लोरीन गैस निकलेगी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और W क्या है? मास, यानी कि कितनी अमाउंट में या कितनी मात्रा में सोडियम यहाँ जमा हुआ, वो है W, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस। भाई किसी भी चीज़ का मास वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Q, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन। भाई हमने जो यहाँ मात्रा जमा होगी या निकलेगी वो किस पे निर्भर करती है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन, कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा मैं इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाऊंगी उतना ही ज़्यादा मास इधर जमा होने का बढ़ता चला जाएगा। समझ गए? तो अब इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मुझे हटाना हो तो मैं क्या करूँगी? W इज इक्वल टू Z गुणा में Q। जब भी हम किसी चीज़ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसकी जगह पे अगर हमें इक्वल टू का साइन लेके आना है तो किसी ना किसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो चीज़ क्या होगी? एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ Z क्या है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ये कांस्टेंट है और ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। मतलब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के लिए Z की वैल्यू अलग होगी, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के लिए Z की वैल्यू अलग होगी। तो ये था, मतलब
तो यानी कि कितनी मात्रा में मेरी चीज़ यहाँ जमा होगी या गैस बन के निकलेगी, वो किस बात पे निर्भर कर, किस चीज़ के बराबर है, Z गुणा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन, कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी। अब जो Q है वो किसके बराबर होता है, I गुणा में T, मतलब कितनी मात्रा में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी वो किसके बराबर होता है, I गुणा में T। I क्या है, करंट, भाई कितना करंट हमने दिया, गुणा में टाइम T, मतलब कितनी देर तक हमने कितना करंट दिया, इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरा निकल जाएगा कितनी मात्रा इलेक्ट्रिसिटी की थी। समझ में आई बात। तो अगर मैं Q का फॉर्मूला यहाँ से उठा के यहाँ रखूँगी तो W किसके बराबर आएगा, Z गुणा I गुणा में T, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है, I गुणा में T। I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम, और Q क्या था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या चार्ज भी कह सकते हैं इसको। तो ये आ गया। तो मेरा जो फैराडे का पहला लॉ था वो ये था कि जो चीज़, जो अमाउंट यहाँ कैथोड पे या जो यहाँ कैथोड पे या एनोड पे जमा हो रहा है या निकल रहा है वो किसके बराबर होता है, Z गुणा I गुणा T। ये तो फॉर्मूला निकल के आया है। लॉ क्या था कि जिस मात्रा में यहाँ जमा होगा वो किसके बराबर, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन। समझ में आ गई बात। तो ये था मेरा फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब आ जाते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ पे। डेफिनेशंस की फ़ोटो खींच के मैं आपको सेंड कर दूँगी। अब आते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ पे आ गए। अब मैंने क्या किया, ये दो सेल हैं, जैसे ये एक पूरा सेल था, इसी तरह मैंने क्या किया है, दो सेल लिए हैं। पहले वाले के अंदर मैंने रखा है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और दूसरे के अंदर मैंने रखा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब मैंने क्या किया, इनको एक ही उससे जोड़ दिया, ये एक ही बैटरी से जुड़े हुए हैं। इधर ये इसका प्लस वाला जो था ये इधर जुड़ गया, इधर ये इसका माइनस वाला था ये इधर जुड़ गया, और बाकी दोनों को भी मैंने आपस में जोड़ दिया। तो ये वाला प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, ये वाला माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा, ये भी माइनस और प्लस आपस में जुड़ गए हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब Ag के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस, तो ये कहाँ जाएगा, माइनस वाले की तरफ। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ गया, Ag प्लस। अब इसके पास कमी थी इलेक्ट्रॉन की, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये किस में बदल गया, Ag में बदल गया। ठीक है। इसी तरह नाइट्रेट के ऊपर माइनस वाला चार्ज था तो नाइट्रेट कहाँ चला गया, प्लस वाले पे। इसी तरह कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव था तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो ये कॉपर किधर चला गया, यहाँ पर। तो Cu के पास 2 पॉजिटिव था, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये किस में बदल गया, Cu में बदल गया। इसी तरह जो सल्फेट है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा। तो अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास 2 सेल हैं और वो एक ही बैटरी में जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों सेल में बराबर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस सेल में जाएगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी इस सेल में जाएगी, क्योंकि दोनों एक से ही जुड़े हुए हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर 2 सेल आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों में बराबर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो जो कैथोड के ऊपर मास, या कैथोड के ऊपर कह लो या एनोड के ऊपर कह लो, जो मास जमा होगा, वो वेट जमा होगा, वो उसके उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड, भाई कितना Ag यहाँ डिपॉजिट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। समझ में आई बात। यानी यहाँ कितना वेट Ag का जमा होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Ag के इक्विवेलेंट वेट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये तो मैं सॉल्यूशंस में बता दिया गया था। अब इसी तरह वेट ऑफ कॉपर, यहाँ पे कॉपर जमा हुआ है तो वेट ऑफ कॉपर भी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यानी
जो जिस चीज़ का तुम यहाँ देख रहे हो वेट कितना डिपॉजिट हुआ वो उसी के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह कॉपर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेट ऑफ कॉपर। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर फिर मैं इनका ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना चाहूँ तो मैंने क्या किया, ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये मेरी इक्वेशन 2 थी, तो मैंने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, वेट ऑफ Ag बटे में वेट ऑफ कॉपर बराबर है, क्योंकि अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन आपस में कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बटे में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये था फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ जो भी चीज़ तुम यहाँ देख रहे हो, मतलब जिसका भी तुम वेट करना चाह रहे हो कि वो कितनी डिपॉजिट हुई, तो वेट ऑफ दैट थिंग या वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, इसी तरह इसके साथ भी हुआ कि वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। लेकिन ये होगा कब, जब तुम्हारे दोनों सेल एक ही बैटरी से जुड़े हुए हैं और उन दोनों में एक ही मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो ठीक है, तो पहला लॉ हमने क्या पढ़ा कि कितना यहाँ पे सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या कितना सब्सटेंस यहाँ लिबरेट होगा, निकल जाएगा, वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी दी गई है। तो उसके बाद हमने फॉर्मूला निकाला था, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए मैंने Z से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और Q किसके बराबर होता है, I गुणा में T के बराबर होता है। तो इसको मैंने जब यहाँ रखा तो W किसके बराबर आ